सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है। सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाइए। हाँ जी, यही वाला था। सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। और सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मैं माफी चाहूंगा बच्चों। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई थी। उसका कारण यही था कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था और मैं 3.5-4 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा। कल क्लास नहीं ले पाया। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के लिए भाई। ठीक है दोस्तों, कल के लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, और आज हम आपके साथ क्लास शुरू कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की। सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार भाई सक्षम गोस्वामी, सनी, नितिन, हेलो शैलेश, भरत, हेलो संतोष, नमस्कार शैलेश, हेलो विजेंद्र, हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार आरती। अब समझ नहीं आगे क्या लिखा हुआ है। अंकुर, शैलेश, नमस्कार, राम प्रकाश शर्मा, हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दिल से और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बेटा क्लास ठीक से चल रही है? तुषार, सारस्वत, नंदिनी, बेटे चेक करना। क्लास बच्चे कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बोध गया की धरती से प्रणाम। सर आपको भी प्रणाम। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार नमस्कार। जयंत कुमार साहब कैसे हैं? नमस्कार विशाखा रावत मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? पिछली क्लास में हम आप सभी के साथ मिलकर करेक्ट यूसेज की बात कर रहे थे, यानी कि एडजेक्टिव्स का सही तरह से कैसे हमें यूज करना है, ये बातें हम आप लोगों के साथ सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। आज हमें इसी मोहब्बत को आगे लेकर चलना है। तो एक बार दिल से आप सभी बच्चों का स्वागत मैं करता हूं। क्लास ठीक से चलिए बेटा। सारा बच्चा बैठ फटाफट से। जस्ट मिनट प्लीज बड़ी। हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन। चलो आज सारे बच्चे सब बढ़िया। बच्चों मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में फर्दर फादर के बारे में बता दिया था। फर्दर फादर के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। जरा यस या नो बता दीजिए फटाफट से। लकी तलवार, नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बार बेटा आप अपना बैच से एक बार जरा बाहर आ जाइए। नीति सोनी, एक बार जरा आप अपने ऐप को बंद करके दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। आपकी क्लास ठीक से चलेगी, ठीक है ना? प्लीज री लॉगिन। एक बार दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूं, फिर उसके बाद क्लास ठीक चलेगी बेटा। एक बार सारे बच्चे क्लास को बंद करके बाहर आ जाओ और दोबारा से लॉगिन करो। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है बच्चों? नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी खुश होंगे उम्मीद करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी का हमने पिछली क्लास में जहां तक पढ़ा था उसी कहानी को आगे लेकर हम चलने वाले हैं। भाई राजीव, जयंत, अनन्या, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज हम आपको इसी चीज के बाद आगे कुछ कहानी समझाना चाहिए करेक्ट यूसेज में। अब हम जो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो बहुत ही प्यारी सी चीज है। एग्जामिनेशन पूछता है इसके बारे में बेटा। लिटिल फ्यू, लिटिल फ्यू के बाद अगर हम कहें तो एक हमारे सामने इसी परिवार का सदस्य आता है जिसे हम कहते हैं आ लिटिल, आ फ्यू। और एक और हमारे सामने सदस्य आता है क्या? द लिटिल और द फ्यू। ये हमारे सामने 6 शब्द हैं, एग्जामिनेशन के फेवरेट हैं। आपसे पूछता है इनसे बहुत सारे सवाल। ठीक है ओके दोस्तों। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, इनसे आपके पेपर में सवाल जरूर पूछे जाते हैं। श्रेया, स्नेहा यादव, नमस्कार इब्राहिम भाई। ठीक है, अब ये सवाल कैसे आते हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे बच्चों, जब हम इस लिटिल की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम इस लिटिल की बात करते हैं जब हम इस लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल हमेशा हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू हम यूज करते हैं हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और यही जो डिफरेंस है ना, यही जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस आप सभी के साथ यूज करते हैं। यानी कि लिटिल के साथ भी अनकाउंटेबल नाउन, आ लिटिल के साथ भी अनकाउंटेबल, द लिटिल के साथ भी अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, आ फ्यू के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, द फ्यू के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इनके बीच एक थोड़ा सा फर्क हमें समझना है। क्या फर्क समझना बेटा? इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। इन दोनों का अर्थ होता है न के बराबर। न के बराबर का अंग्रेजी में क्या मतलब समझ में आएगा? ऑलमोस्ट निल, यानी कि जिसकी संख्या या मात्रा अपने आप में क्या है? न के बराबर है। क्या कहेंगे? जिसकी संख्या या मात्रा अपने आप में क्या है? न के बराबर है। गॉट इट? है ना बेटा? जिसकी क्लास ठीक से नहीं चल रही है वो अपने ऐप को एक बार एग्जिट कर दे और दोबारा से लॉगिन कर ले, उसकी क्लास ठीक से चल जाएगी। ठीक है बेटा? अपनी क्लास को बंद करके दोबारा से लॉगिन कर लो, आपकी क्लास ठीक से चल जाएगी। ठीक है बेटा? अब सर लिटिल की जो हम बात करते हैं तो ये हमेशा मात्रा के बारे में बताता है। फ्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा संख्या के बारे में बताता है। लिटिल और फ्यू का अर्थ एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं न के बराबर, अंग्रेजी में कहते हैं ऑलमोस्ट निल। और इसकी जो सेंस होती है वो हमेशा निकल कर आती है क्या? नेगेटिव सेंस। क्या निकल कर आती है इसकी सेंस बेटा? नेगेटिव सेंस निकल कर आती है। ठीक है भाई, हाँ कि ना? ओके गाइस, फिर यहाँ से अगली बात हमें समझनी है भाई। अगली बात क्या है हमारे सामने? जब हम आ लिटिल या आ फ्यू की बात करते हैं, जब हम आ लिटिल या आ फ्यू की बात करते हैं तो इसका आ लिटिल और आ फ्यू का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? थोड़ा तो है पर जिससे काम चल जाए। आ लिटिल और आ फ्यू का अर्थ हमें क्या समझ आता है? हमें समझ में आता है थोड़ा है पर जिससे काम चल जाए। यानी कि जो भी थोड़ी संख्या या मात्रा हमारे सामने है उससे हमारा काम चल जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? जो भी थोड़ी संख्या या मात्रा है उससे हमारा काम चल जाता है। ठीक है ना? जब काम चल ही जाता है इसी वजह से बेटा हम इसको कहते हैं क्या चीज? एटलीस्ट सम। एटलीस्ट सम इसका मतलब क्या समझ में आता है? एटलीस्ट सम। ठीक है ना? और ये अपने आप में कौन सी सेंस कन्वे करता है बेटा? पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव सेंस का मतलब है जो भी अपने आप में है, जितना भी है वो हमारे लिए इनफ है। इनफ संख्या भी हो सकती है, इनफ मात्रा भी हो सकती है। ठीक है ना मेरे दोस्तों? जब हम द लिटिल और द फ्यू की बात करते हैं, जब हम द लिटिल द फ्यू की बात करते हैं तो द लगने की वजह से ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो कौन सी सेंस कन्वे करते हैं? स्पेसिफिक सेंस कन्वे करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में स्पेसिफिक सेंस कर रहे होते हैं। और स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक सेंस का मतलब हमें समझ में आता है ये थोड़ी संख्या या मात्रा की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है ना? और जब पॉइंट आउट करने की बारी आए तो सर हम इसके ना पीछे एक फॉर्मूले को याद रखेंगे। पॉइंट आउट करने का मतलब क्या हुआ? हम जिसको भी पॉइंट आउट द लिटिल या द फ्यू के साथ करते हैं उस लिखे हुए नाउन के साथ हम लोगों को दैट के साथ एक रिलेटिव क्लॉज चाहिएगा। दैट के साथ क्या चाहिएगा? एक रिलेटिव क्लॉज चाहिएगा। क्या चाहिएगा? दैट के साथ रिलेटिव क्लॉज। अब आप इन तीनों के फर्क को मैं समझाऊंगा एक एक करके, आप बस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है भाई? देखिए बच्चों, अब देखो एक सिचुएशन समझते हैं। देखो बेटा, आप जब स्कूल में पढ़ते थे, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जब आप पढ़ते थे दोस्तों, तो स्कूल में पढ़ते वक्त आप लोगों को 100 नंबर का पेपर देना होता था, है ना भाई? 100 नंबर का पेपर देना होता था। अब दोस्तों 100 नंबर के पेपर में मार्क्स आते थे हमारे, है ना भाई? अब 100 नंबर के पेपर में मार्क्स जब आते थे तो इसी के आधार पर हम लोगों का रिजल्ट तैयार होता था। कैसे रिजल्ट तैयार होता था भाई? है भाई? देखो एक आकाश नाम का लड़का है भाई, पेपर देने गया, पेपर में आए उसके 100 में से 25 नंबर, तो बताओ पास होगा या फेल होगा? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ।
तो आप यही तो कहोगे सर 100 में से अगर 25 नंबर है तो 33 नंबर वाला बच्चा पास होना चाहिए। अब उसके 25 हो चाहे 0 है वो फेल हो गया। मार्क्स अपने में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से ना के बराबर उसके अंक है, इसी की वजह से आप क्या कहेंगे? फ्यू कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फ्यू कहेंगे, हाँ कि ना? फिर अगली बात हमारे सामने आती है, अगर भाई मान लीजिए उसी बच्चे ने 45 मार्क्स लिए हैं, अगर मान लो बेटा उसी बच्चे ने तो आप अगर मान लीजिए 100 में से 45 नंबर लाए हैं तो आप कहेंगे सर 33 नंबर वाला बच्चा पास होता था। अब 33 से ज्यादा 45, देखो ज्यादा अच्छे नंबर तो है नहीं, लेकिन एक बच्चे का काम चल जाता है, वो पास हो जाता है ना, पॉजिटिव सेंस है। इसीलिए हम इसके लिए क्या कह देंगे? आ फ्यू मार्क्स। करेक्ट हो गया भाई? कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? है ना? अगर किसी भी बच्चे की क्लास ठीक से नहीं चल रही है तो वो एक बार क्लास से एग्जिट करके दोबारा से क्लास में आ जाए, उस क्लास ठीक चलेगी बेटा। ठीक है ना? चलो अब इसी का ना एक और एग्जांपल समझाता हूं। देखो भाई मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज बना रहा हूं, ठीक है जी? बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा भाई। और इस ग्लास के अंदर मेरे बच्चों मैंने यहां पर आपके लिए भर दी है थोड़ी सी, बता सकते हो ये क्या भर दी है भाई? बता दो थोड़ी सी क्या भर दी है भाई? है भाई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। यहां पर आपने सर हमारे सामने क्या लिखी है? चाय। क्या लिखी है सर? चाय, है ना? अनु बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दो ना प्लीज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सोचो अनु, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, उस दिन आपके साथ बैठ के चाय पीने की मेरी कितनी खुशकिस्मती होगी, है ना मेरे दोस्त? थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे बच्चे। अब आप कहोगे सर ये इतनी चाय तो है जिससे काम चल जाए, है ना? यानी कि थोड़ा है पर काम चल जाए, पूरी तो चाय नहीं लेकिन एक घूंट चाय तो है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे? आ लिटिल। खत्म होगी बात। और अगर मैं कहूँ सर चाय की कुछ एक बूंदे इस ग्लास में पड़ी हुई है, अगर चाय के अंदर इसमें छोटी मोटी कुछ बूंदे हमें यहाँ पड़ी मिलती है, आप कहोगे सर इससे किसका कुछ पेट भरना है? तो ये तो ना के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ क्या भर दिया? लिटिल। खत्म होगी बात। अरे है ना? ठीक है, अब चलो बेटा ये हमें समझ में आ गया चारों के चारों। अब इनके बारे में समझाता हूँ। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना? मैंने सेंटेंस लिखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, विद ब्लैंक फ्रेंड्स दैट आई हैव। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या मुझे फिल करना होगा? ए मेरे भाइयों बताओ जरा इसमें आप क्या फिल करेंगे? सोचो जरा दिमाग लगा के मुझे बताने की कोशिश करें। शाबाश। आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? सर देखिए पहली बात तो फ्रेंड्स अपने में क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन होने का मतलब फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू से हमें भरना होगा। अब मैं खुश हूं दोस्तों के साथ, कौन से दोस्त? जो मेरे पास है ना? यानी कि इन दोस्तों की तरफ मैंने क्या कर दिया? पॉइंट आउट कर दिया इस दैट के रिलेटिव क्लॉज से। तो मैंने उनको पॉइंट आउट किया है तो सर द लगाकर मैंने स्पेसिफिक बना दिया और सर प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से फ्यू लगा दिया। बाबू कौन सा कुछ समझ में आ गया? सर मेरा पीछे का क्लास छूट गया है, कैसे ही उसे करें? बेटा आपको लाइव क्लास नहीं अटेंड करनी चाहिए, आपको अपनी पिछली क्लासेस का जो भी पेंडिंग है बेटा पहले आपको वो पढ़ना चाहिए, आपको लाइव क्लास नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपकी छुट्टी होती है, किसी भी दिन की छुट्टी होती है, तो आप कोशिश करो उस दिन 2-2 3-3 क्लासेस खटाखट देख के अपने नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करके फिर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़ें। वैसे कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो बेटा लाइव क्लास से आप जाइए, पहले अपनी बैकअप जो है पिछली पेंडिंग क्लासेस है वो आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड एज देयर वर गेस्ट्स प्रेजेंट, शी नोज जर्मन, देयरफॉर शी कांट रीड और राइट इट। आंसर बताइएगा, कतई निश्चिंत होकर इनके सारे आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट हेल्प इन दिस वर्क। शाबाश, थैंक यू सो मच जुल्फिकार जी, थैंक यू सो मच। जुल्फिकार जी कह रहे हैं मैं आर्मी से हूँ, योर मेथड ऑफ टीचिंग इज सुपर, लव यू सर। थैंक यू सो मच जुल्फिकार मेरे भाई। चलो चलो, इज अ डेंजरस थिंग। चलिए चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम थैंकफुल सभी के सभी सेंटेंसेस में लिटल आ लिटल द लिटल फ्यू आ फ्यू द फ्यू। ठीक है जी, इन सभी को फिल करेंगे। प्रवीण कुमार मेरे भाई आप पढ़ लो ना मेरे बच्चे, ये बात कहाँ से आ गई बेटा? टाइम चेंज होगा या नहीं होगा? क्या है आपके दिमाग में बेटा? पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हो भाई?
अब सारे के सारे आंसर्स बेटा वसीम अब्बास पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। द मीटिंग वाज कैंसिल, मीटिंग क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हुई, क्योंकि सर जो आने वाले गेस्ट थे वो कितने थे, आप कहोगे सर गेस्ट ना के बराबर थे तभी तो मीटिंग कैंसिल होगी, है ना। अब जब गेस्ट ना के बराबर है इसी की वजह से हम लोगों को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ना के बराबर फ्यू के साथ बनाना पड़ा। शी नोज, वह जानती है जर्मन को, जर्मन का मतलब भाषा को, वह जानती है जर्मन भाषा को, इसीलिए ना तो वो लिख सकती है और ना ही पढ़ सकती है। तो उसे जर्मन कितनी आती होगी बताओ। अगर कोई इंसान किसी भाषा को इतना जानता है कि वो ना लिख सकता ना पढ़ सकता, तो आप ये कहोगे सबसे भाषा आती नहीं, तो सर प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसी की वजह से हमने लिटिल लगा दिया, खत्म। आई वांट हेल्प इन दिस वर्क, मुझे जरूरत है मदद की, किसमें, इस काम में। तो सर इतने से तो जरूरत चाहिएगी ना, तो जिससे काम चल जाए, अरे हाँ ना, इसलिए हेल्प अनकाउंटेबल नाउन है, इतनी हेल्प जिससे काम चल जाए, हमने लिटिल कह दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से देखा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ध्यान से देखिएगा। आई एम थैंकफुल फॉर ब्लैंक हेल्प दैट ही हैड ऑफर्ड, जो मदद उसने दी, इस इंफॉर्मेशन ने इसको स्पेसिफिक बना दिया, कायदे से अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन की वजह से ही आप यहां पर क्या फिल करेंगे, लिटिल फिल कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, है ना। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। द लिटिल यहां आएगा नहीं क्योंकि स्पेसिफिक नहीं कहा है कि किस चीज की नॉलेज है। अब मैं यहां अगर खाली लिटिल कह देता हूं तो खाली लिटिल कह देने का मतलब मुझे ये समझ में आया, खाली लिटिल कह देने का मतलब मुझे ये समझ में आया कि कौन सी नॉलेज की यहां पर बात कही गई है, जो नेगेटिव कैटेगरी की है। कौन सी नॉलेज की यहां पर बात कही गई है, जो नेगेटिव कैटेगरी की कही गई है। अब आप ये कहोगे सर नेगेटिव नॉलेज का तो कोई सेंस है ही नहीं, यानी कि नॉलेज है ही नहीं तो खतरा किस बात का। मान लो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो मैं आपके पास पढ़ा रहा हूं, यहां साइड में लेक्चर स्टैंड है। अब इस लेक्चर स्टैंड में करंट है, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है, तो मुझे किस बात का खतरा। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते मस्ती में हाथ रखूंगा, मर जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ ना। तो बात अपनी जगह बिल्कुल सही समझ में आ रही है भाई, क्या समझ में आ रही है सर। अगर नॉलेज है ही नहीं तो खतरा किस बात का। आप कहोगे सर थोड़ी बहुत नॉलेज जिससे एक इंसान का काम चल जाए वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई, हाँ ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। वेयर आर ब्लैंक बुक्स दैट यू हैड, तो स्पेसिफिक आपने कर दिया प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से, आपने यहां पर क्या कह दिया, द फ्यू। क्वेश्चन 6, 7, 8 केवल 3 सवाल आपको दिए हैं बेटा, इनके आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से, चलिए। शाबाश। तो चलिए आंसर वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। आंसर क्या कहता है हमारे सामने, साक्षी फॉरगॉट टू ईट, साक्षी खाना भूल गई, किसी को उस खाने को भूल गई जो वो साथ लेकर आई थी। दैट लगी हुई वजह से अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने यहां पर द लिटिल कह दिया, ठीक है। वो खाना खाना भूल गई जो अपने साथ लेकर आई थी। आई कॉल्ड ब्लैंक स्टूडेंट्स एंड सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, मैंने कुछ बच्चों को बुलाया और उनके साथ सेलिब्रेट किया। तो भाई इतने बच्चों को प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से आप कहेंगे क्या चीज, आ फ्यू स्टूडेंट्स, आपने उन बच्चों को तो बुलाया भाई जिनसे काम चल जाए, ठीक है बेटा, करेक्ट है भाई। अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ क्या चीज, पीपल हैव कोरेज, कोरेज का मतलब साहस। आप कहेंगे सर कुछ लोगों में साहस होता है कि वो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो अगर मैं यहां फ्यू कह दूं तो ना के बराबर है ना भाई। इसका मतलब कोई भी इंसान जिंदगी नहीं बदल सकता अपनी, अरे जो मेहनत करना चाहेगा वो बदल सकेगा, इसी की वजह से आपको क्या कहना होगा, आ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोग जो काम चला देते हैं भाई, जिनके अंदर हिम्मत होती है, वो पढ़ लिख के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो अगर मेहनत करना जानते हैं, जो क्लासेस से धीरे धीरे अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना जानते हैं, वो अपनी जिंदगी को बदलने की हिम्मत रखते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। तो आपके पेपर में मेरे बच्चों ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का एक बहुत ही खूबसूरत कंफ्यूजन दिया जाता है, इसको अच्छे से तैयार करके पढ़कर जाएं, ठीक है। पेपर में ये आपको परेशान करता है, करेक्ट, ओके भाई। चलिए थोड़ा सा आगे भाई। चलिए, एक भाई ने कहा सर 7th में फ्यू क्यों नहीं आया बेटा, क्लास को ना दोबारा से पढ़कर देखो। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। अब आप एक छोटी सी बुद्धि लगा के बताओ बेटा कि आपने ना के बराबर स्टूडेंट्स को बुलाया, फिर उनकी सेलिब्रेट कर रहे हो सक्सेस, कोई सेंस है इस बात में। आप ये कहोगे ना कि सर मैंने जिन बच्चों को बुलाया उन्हीं के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया तो काम चल गया, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव के लिए आप फ्यू लगाएंगे। और मेरे बेटे अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को दोबारा से देखा करें, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना इब्राहिम भाई, तो क्लास को खत्म होने तक का तो इंतजार कर सकते हो, आराम से वीडियो को दोबारा से देख लो यार, समझे। हाँ, इतनी अगर ज्यादा बेचैनी हो जाती है कि नहीं सर मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे को तो एक ही चीज 50 बार समझाओगे तब समझूंगा, तो फिर मुझे आपसे थोड़ी सी माफी मांगनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि जिंदगी इतना समय किसी को नहीं देती, जिंदगी इतना समय मेरे बच्चे किसी को नहीं देती कि तुम एक छोटी सी बात के लिए सारी उम्र उलझे रहो, समझे बाबू। समझदार इंसान वो है जो कम समय में बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को सिलेक्शन की ओर लेकर जा सकता है, समझ। बाकी टाइम पास करते रहो बेटा, उसका तो कोई भी इलाज नहीं है, सुनो भाई, ठीक है। टीचर बेचारा क्या कर सकता है, कॉन्सेप्ट समझा सकता है, चीजों को गहराई से एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, आप ध्यान नहीं दोगे तो टीचर की हिम्मत टूट जाएगी, सोचेगा भैया इस बच्चे को नहीं करना है कुछ। चलो आओ भाई, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की कहानी सुनाता हूं। देखो भाई, एक छोटा सा किस्सा सुनाने का मन कर रहा है। एक किस्सा है हमारे सामने, ये भाई एक हमारा सा प्यारा सा दोस्त है, इसका नाम ध्यान से देखिएगा भैया, इसे हम कहते हैं कालू राम, ठीक है जी। एक बार एक भाई खड़ा हुआ था जिसका नाम है क्या, कालू राम। कालू राम खड़ा हुआ था, थोड़ी देर के बाद भाई इसी कालू राम के पास आकर खड़ा हो गया इसी का एक फ्रेंड जिसको हम कहते हैं क्या चीज, नीलू राम। इसी के साथ आके कौन खड़ा हो गया भाई, नीलू राम खड़ा हो गया भाई, ठीक है। इसी के साथ आके कौन खड़ा हो गया भाई, नीलू राम खड़ा हो गया। अब इनके साथ आके नीलू राम खड़ा हो गया, बहुत ही अच्छी बात हो गई। थोड़ा समय और बीता, इन्हीं के साथ आकर खड़ा हो गया भाई एक और प्यारा सा इन्हीं का दोस्त जिसका नाम था भाई लालू राम। ध्यान से समझ लेना भैया, बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूं, ये है एक खूबसूरत सी कहानी, ठीक है भाई साहब। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों मेरी बात पर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई मेरे बच्चों मेरी बात पर, क्योंकि अब तो बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाने शुरू करेंगे हम आप लोगों के साथ, ठीक है भाई। आज भाई चले भाई गाड़ी लेके, है भाई, वो कौन सा गाना था, गजबन पानी में चाली, है भाई, वो गाना सुना आप लोगों ने, गजबन पानी में चाली, ठीक है भाई। अब जब ये तीनों दोस्त इकट्ठे हुए ना, तो इन तीनों के बीच कंपैरिजन होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ दोस्तों, इन तीनों के बीच कंपैरिजन होना शुरू हुआ। जब तक आपका ये दोस्त अकेला था, इसकी किसी से तुलना नहीं थी, कालू राम अकेला खड़ा हुआ था, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं, कालू राम का रंग, उसकी हाइट, किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही ये दो लोग इकट्ठे हुए, इन दो के बीच कंपैरिजन शुरू हुआ, इन दो के बीच क्या हुआ, कंपैरिजन शुरू हुआ। और जैसे ही ये तीनों लोग इकट्ठे हो गए तो इन तीनों के बीच कंपैरिजन शुरू हुआ। अब चाहे 3 के बीच कंपैरिजन कर लो तो 3 की बजाय चाहे 13 हो, चाहे 30 हो, चाहे 3 लाख हो, कंपैरिजन तो 2 से ज्यादा के बीच हो गया। यहीं से हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कांसेप्ट पैदा होता है। क्या कांसेप्ट पैदा होता है बेटा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है आप कहेंगे क्वालिटीज के बीच तुलना। क्या कहेंगे, क्वालिटीज के बीच तुलना। जब हम क्वालिटीज के बीच तुलना करते हैं तो क्वालिटीज के बीच तुलना कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हमारे सामने आती है पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले हमारे सामने कौन सी आ गई, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी तरफ हमारे सामने कौन सी आ गई भाई, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और फिर तीसरी हमारे सामने आती है भाई कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री।
डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 हिस्सों में बट गई भाई। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितनों के बीच बट गई भैया? 3 के बीच बट गई। आप कहोगे सर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हम किसे कहते हैं? जब हम किसी एक की क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी एक की क्वालिटी बताते हैं। ये होगी पहली बात। फिर आती है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बताने की कोशिश करता है क्या? दो के बीच कंपैरिजन, दो के बीच या दो की क्वालिटी का कंपैरिजन, या कहेंगे हम दो का कंपैरिजन बताता है हमें। ठीक है भाई, दो के बीच का कंपैरिजन बताता है हमें। ठीक है दोस्त। और फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री हमें समझाने का काम क्या करती है सर? ये हमें बताने का काम करती है जब दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन किया जाए, जब दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन किया जाए, है ना। तो एक बार फिर से इस कहानी को समझते हैं बेटा। इसकी जो हाइट थी, इस अकेले की हाइट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में क्या था? टॉल। अरे हाँ ना। अगर इन दोनों की हाइट का कंपैरिजन मैं करता हूं तो ये क्या हो गया? कालूराम टॉलर है किससे? लालूराम से। अरे हाँ ना। और अगर इन तीनों की हाइट का कंपैरिजन मैं करूं तो तीनों में ये जो नीलूराम साहब हैं, आप कहेंगे इन तीनों के कंपैरिजन में नीलूराम साहब टॉलेस्ट है। क्या कहोगे? जो नीलूराम साहब है वो क्या है? टॉलेस्ट है। क्या कुछ बात समझ में आई? क्या कुछ बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। पूरा ध्यान देना होगा बेटा, क्लास में हर एक चीज पर ध्यान देना होगा। क्लास में ध्यान नहीं दिया तो मान लो, समझ लो जिंदगी हो गया है खराब। ठीक है भैया। आप क्या कहेंगे? भैया जिंदगी हो गया है बहुत ही खराब। वरना समझने की कोशिश तो करते रहो, कोई नहीं पूछने वाला दोस्त। समझ रहे भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आ गई। ठीक है भाई, आके ना चलो बाबू। अब इस लालूराम, कालूराम और नीलूराम की इस दास्तान को याद रखना, ये काम आएगी आप लोगों के। अब मैं आप लोगों की छोटी सी खुशी की बात कर रहा हूं। मैं आप सभी के सामने कुछ क्वालिटीज लिख रहा हूं, इनके कंपैरिजन, इनके पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाकर हम देखते हैं। ठीक है ना जी। जैसे मैंने आप सभी के सामने सबसे पहले लिख दिया स्ट्रॉन्ग। ठीक है। फिर लिख दिया मैंने आपके सामने हैप्पी। एक और शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूं, ला 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 ला। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? कंपैरेटिव क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? दूजे के होठों पर लेकर देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव सब पॉजिटिव क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग। कंपैरेटिव क्या हो गई? स्ट्रॉन्गर। और सुपरलेटिव क्या हो गई? स्ट्रॉन्गेस्ट। हैप्पी की कंपैरेटिव क्या हो गई? पहले पॉजिटिव लिख देते हैं, फिर कंपैरेटिव लिख दिया, हैप्पियर। सुपरलेटिव हमने लिख दिया भाई हैप्पीएस्ट। साहब स्मॉल की पॉजिटिव डिग्री स्मॉल, कंपैरेटिव स्मॉलर, सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ब्यूटीफुल की अगर हम बात कर रहे हैं, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चल। मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल का मतलब जो दो में से ज्यादा है। मोर ब्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ? जो दो में से ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है भाई। चलिए, तो आप कहेंगे सर ये बात हमें समझ में आ गई और ये हमें इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ये हो गया हमारे सामने मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, आप इसी को नेगेटिव भी लिख सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे लेस ब्यूटीफुल और इसी को सुपरलेटिव बना सकते हैं, लीस्ट ब्यूटीफुल। अब देखो ध्यान से समझिएगा, किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाने का क्या तरीका है? किसी भी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगा सकते हैं हम, आईईआर लगा सकते हैं, ईआर लगा सकते हैं, या एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस लगा सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सर एडजेक्टिव के आखिर में ईएसटी हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ईएसटी लगा देते हैं। ठीक है। या फिर आईईएसटी लगा देते हैं, ईएसटी लगा देते हैं एडजेक्टिव के साथ, या मोस्ट या लीस्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। क्या आपकी बात यहां तक कुछ समझ पाए बेटा? क्या आपकी बात यहां तक कुछ समझ पाए बेटा? हाँ कि ना?
ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गए इनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का तरीका। एक बार इस बात को फिर से समझो, बहुत प्यार से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। ये पॉजिटिव डिग्री हमारे सामने है, कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, ईआर जोड़ दिया, सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने ईएसटी जोड़ दिया। ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? सर इसी तरीके से हैप्पी का कंपैरेटिव बनाने के लिए इस वाई को हटाकर आईईआर जोड़ दिया, वाई को हटाकर सुपरलेटिव बनाने के लिए आईईएसटी जोड़ दिया। करेक्ट है भाई, आगे ना। फिर हमारे सामने स्मॉल का कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ दिया भाई, है ना भाई, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ दिया भाई। ठीक है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, मोर या लेस, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए या लीस्ट सुपरलेटिव के लिए। यहां तक की बात अपनी जगह समझ में आ गई बेटा? यहां तक की कुछ बात समझ में आई? हाँ कि ना? चलो भाई, अब मेरे दोस्तों ये जो हमारी तीनों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है हमारे सामने, ये जो तीनों की तीनों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, अब इन तीनों की तीनों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को एक एक करके समझना शुरू करेंगे। इनसे कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं ये भी हम समझना सीखना आपके साथ शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। तो सबसे पहले मोहब्बत हम करना शुरू करते हैं किसके साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ। सबसे पहले किसके साथ हम कहानी शुरू करेंगे दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री के साथ शुरू कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब ये हमारा एडजेक्टिव का आखिरी स्टेज है। अलग अलग लेवल पे हमने एडजेक्टिव को समझने का काम किया। एडजेक्टिव की डेफिनेशन कहां कहां लिखा जाता है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, पोस्ट पॉजिटिव, फिर हमने एडजेक्टिव के टाइप समझे, टाइप के साथ साथ उनकी सीक्वेंसिंग समझी, फिर हमने करेक्ट यूसेज वाला एरिया पढ़ा। अब हम समझ रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना कैसे करी जाती है इसमें पॉजिटिव डिग्री। देखो मेरे बच्चों, जब पॉजिटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो ये जिसकी भी है अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है। क्या कहा, जिसकी भी है दोस्तों ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वालिटी है। मैंने क्या कहा, जिसकी भी है ये अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है, इसका किसी और से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अब किसी से कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब इसका नो कंपैरिजन एट ऑल, इसका किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इसका किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको मैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने लिखूंगा, आपको कुछ कुछ याद आएगा। आपने नाउन के दौरान इसके बारे में कुछ मेरे साथ पढ़ा था। बाहुबली वाज अ ब्रेव वॉरियर, ब्रेव इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ऑनेस्ट हैव टू फेस द चैलेंजेस। देखो इन सेंटेंसेस को देखिए आपको कुछ कुछ याद आएगा भाई। नाउन के दौरान आपने ये पहली बात पढ़ी थी भाई, ठीक है ना। पुअर हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, which is usually said. The wise says that the deceived चलिए भाई, देखो कुछ याद आया तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा, हम मेरे बच्चों इसे नॉन इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसे नॉन इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, एक बच्ची ने मुझसे पूछा है कि सर जो क्लास में आपने हमें पीडीएफ कराई है, प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, वो सब हमने कर लिए हैं, क्या बुक की भी क्वेश्चंस करने जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है बेटा, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है बेटा, जितना आपने पढ़ लिया उतना इनफ है। अब देखो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम जब किसी भी कुछ पुराने नियम याद दिलाऊं भाई आपको, चलो यही नियम याद दिलाता हूं, पढ़ा है आप लोगों ने ना। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने कहा राज मेरा बड़ा भाई है, बड़ा का आदर करो। बताओ बेटा इस सेंटेंस में क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है? पुरानी बात है, याद आई होगी आप लोगों को। प्रैक्टिस आरती मेरी बढ़िया आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से आ गया तो मुझे और ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो आपको बुक की जरूरत है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कम से कम हर एक टॉपिक से कम से कम 200-300 क्वेश्चन चाहते हैं कि हम कर लें, हर तरह का क्वेश्चन हमें पता चल जाए। समझ रहे? वो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत याद आ जाए, अच्छा इसमें तो ये लॉजिक है, हम कर चुके हैं ये। समझ रहे? उस चीज के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इस लिखे हुए वाक्य को नाउन के दौरान पढ़े थे मेरे साथ। राज मेरा कौन है? भाई है। नाउन से पहले ये क्या होगा? एडजेक्टिव। अब इसी एडजेक्टिव को जब सब्जेक्ट की तरह हम लेकर चलते हैं तो ये नाउन इक्विवेलेंट बनता है और ये बन जाता है अपने आप में क्या चीज? प्लूरल। तो हम लोगों ने इसी को लेकर एक नियम समझा था कि द के साथ अगर हम पॉजिटिव डिग्री लेकर चलते हैं तो ये अपने आप में नाउन इक्विवेलेंट होता है। कुछ याद है भाई? ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है और इसी के साथ हम हमेशा प्लूरल कैटेगरी की वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना भाई? याद आया? और प्लूरल बनाते वक्त हम गलती से इसके साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। समझे भाई? गलती से एस या ईएस इसके साथ हम नहीं जोड़ते हैं। ये बात हमें याद है बेटा अच्छे से? ठीक है बेटा, हाँ कि ना? ठीक है, हाँ ना?
ठीक है सर, प्रोनाउन की पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में नहीं है बेटा, हमने दी नहीं, आपको नहीं दी, बाकी सभी बच्चों को दी है, क्योंकि आप नालायक है ना, आपको नहीं दी बेटा। बाहुबली वाज व्हाट, आपने कहा वॉरियर, व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर, ये इसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब इस पॉजिटिव डिग्री को सब्जेक्ट की जगह यूज किया तो आप कहेंगे द ब्रेव, इज नहीं, हम क्या कह देंगे, आर कह देंगे, ठीक है ना। हिंदी क्या होगी, बहादुरों की हमेशा इज्जत होती है ना बेटा, बहादुरों की हमेशा इज्जत होती है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, है कि ना। आगे लिखा है सर, ईमानदारों को बहुत मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं, द के साथ आप कहेंगे क्या चीज, द ऑनेस्ट हैव टू फेस द चैलेंजेस, खत्म होगी बात, ठीक है बेटा। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, पुअर हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, गरीबों के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, गरीब लोगों की बात आप कर रहे हैं, यहां पर आपने हैव लगा दिया। रिच इज यूजुअली सेड, अमीरों की अगर आप बात करोगे ना तो अमीर लोगों को ध्यान से देखोगे तो वो अधिकतर उदास होते हैं, तो इज नहीं, आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है बेटा, ओके। अगला सवाल कहता है द वाइज सीज, द वाइज बुद्धिमान लोगों की बात कही है, खाली हम से का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार कुछ याद है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें समझाया है क्या कि अगर हमारे सामने कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म, अगर हमारे सामने कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हो तो वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जोड़ते हैं एस या ईएस। ये कहां काम आता है बेटा जी, आप कहेंगे सर ये आपने हमें नाउन के दौरान ही बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के साथ ही काम करता है जी, करेक्ट है भाई, इजी। आगे हमारे सामने द श्रीव्ड, वो लोग जो चालाक हैं उनके दोस्त नहीं होते, खत्म, द श्रीव्ड हैव नो फ्रेंड्स, करेक्ट हो गया भाई, है ना, ठीक है दोस्त, ओके भाई। परवीन कह रहा है सर रिच के और भी मीनिंग, बेटा नाउन में पढ़ा तो दिया था, द रिचेस का मतलब क्या होता है, अब आप मतलब एक ही चीज बार बार पढ़ाते रहेंगे क्या बेटा आपको, तभी तो कहता हूं बेटा रिवीजन कर लिया करो थोड़ा सा, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप रिवाइज कर लोगे तो, है ना भाई। पॉजिटिव डिग्री के बाद आइए नटखट प्यारे दोस्तों थोड़ा कंपैरेटिव डिग्री से मिलाता हूं भाई। कंपैरेटिव डिग्री हम किसे कहते हैं मेरे भाई, कंपैरेटिव डिग्री हम कहते हैं जब हम दो के बीच कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हम किसके बीच कर रहे हैं, जब हम दो के बीच कंपैरिजन करते हैं। याद आया भाई, कालूराम और नीलूराम के बीच हमने तुलना की थी, कालूराम और नीलूराम के बीच हमने तुलना की थी, दो के बीच जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब भाई कंपैरेटिव डिग्री बनाने की क्या तरीका बताया था थोड़ी देर पहले, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के अंत में ई आर, आई ई आर या पॉजिटिव डिग्री से पहले ही हम मोर या हम लेस का यूज कर सकते हैं, मोर या लेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी है, जब भी हम इस तरह की किसी कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री बनाने की विधि है, कंपैरेटिव डिग्री जब भी हम बनाते हैं इनके साथ तो हम इनके साथ हमेशा एक प्यारा सा शब्द यूज करते हैं देन। अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, कुछ समय के पश्चात मेरे प्यारे भक्तों, इसके बारे में हम आपके साथ विवेचना करेंगे ये आखिर है क्या। चलो कुछ वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं मैं, सेंटेंसेस लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बनाओ भाई, कुछ कुछ याद आएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा हमने प्रोनाउन पढ़ा था उसमें हमने इन चीजों को वक्त दिया था। आइए दोस्तों, अब इन सभी वाक्यों को मेरे साथ मिलकर समझिएगा। पुरानी बात याद आती है मुझे, एक बात ध्यान से सोचकर बताइए, क्या ये बात संभव है कि किसी इंसान के चेहरे की तुलना किसी की हाइट से हो, बताओ। क्या ये बात पॉसिबल है कि किसी की शर्ट की तुलना किसी की शक्ल से हो, क्या ये पॉसिबल है कि किसी की बालों की तुलना किसी के जूते से हो, आपको नहीं सर। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। इस लिखे हुए वाक्य को अगर हम ध्यान से समझें, राधा इज टॉलर देन केशव, तो आप कहेंगे सर यहाँ इस हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब है, इस लिखी हुई वर्ब से पहले राधा जो है वो अपने आप में सब्जेक्टिव केस है ना, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री को मदद करने आया है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना किसके साथ होगी, आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव केस के साथ तुलना होगी, सिंपल सी बात है ना। राधा भी सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है, केशव भी सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है, गॉट इट, अरे है ना, मेरी बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे सामने लिखा है राज इज मोर एक्टिव देन नेहा इज, तो भाई अगले सवाल को अगर हम समझेंगे तो ये जो इज है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, से पहले आया ये राज सब्जेक्टिव केस है, मोर एक्टिव ये कंपैरेटिव डिग्री है, देन इसको कंपैरिजन को मदद करने आया है ना। सब्जेक्टिव केस की तुलना हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। सर अब आप सोच के बताओ कि यहाँ इज लिखना सही है या नहीं है। रिया सिंह बेटा पढ़ लो, आपका फायदा होगा पढ़ने में। तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर हमारे सामने हमें एक छोटी सी बात समझ आती है कि किसी भी वर्ब से पहले हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो इसी को अगर उल्टा मैं कहना चाहूं कि भाई सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब भी तो आ सकती है, आपको सर ये भी बात बिल्कुल सही है, जब ये बात सही है तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना भाई, कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का हम यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब आएगी, ये कौन सी बात गलत है, बिल्कुल ठीक बात है सर, है ना। हम यहाँ पर इस को लिखें चाहे ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कॉमन सेंस की बात है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए तो सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब लिखे या ना लिखे से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला सवाल है शी इज स्मार्टर देन मी, सर शी हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये मदद करने आया है, तो शी का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, आई हम लिखेंगे। अब आप इस आई के बाद यहाँ एम लिखो या ना लिखो, ये आपकी चॉइस है, लिखो चाहे ना लिखो नहीं फर्क पड़ता भाई, हमें तो आंसर बनाने से मतलब है भाई, करेक्ट हो गया भाई।
ठीक है, तो अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा नियम के अनुसार लिखना चाहें, अगर इसी बात को दोस्तों हम थोड़ा सा नियम के अनुसार लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी भी लिखे हुए सब्जेक्टिव केस की तुलना करने की कोशिश करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाकर, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। इसके बाद आगे हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखें या ना लिखें नहीं फर्क पड़ता, तनिक भी फर्क नहीं पड़ता सर, इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है ना। अगर मैं आप लोगों के सामने ये कह देता हूं द टीचर गेव मोर क्वेश्चंस टू मी देन ही या हिम, तो बताओ आप क्या कहोगे? तो बताओ आप क्या कहोगे? अब आपको सर हमारी विचारधारा बदल जाएगी। कैसे विचारधारा बदल जाएगी सर? हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? इस लिखे ऑब्जेक्टिव केस के साथ, देन के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किसके साथ कर देंगे? ऑब्जेक्टिव केस के साथ। कॉमन सेंस की बात है। अब इस बात से मुझे क्या समझ में आया है जी? अगर इस कंपैरेटिव डिग्री के नजदीक ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन हमें बिल्कुल पैरेलल लेके जाना है। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन, अगर ऑब्जेक्टिव केस से पहले लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ, एक भी इंच की दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है भाई, अगर ये वाली बात हमें समझ आ गई है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे बच्चों इसको और थोड़ा इसको और थोड़ा इसको, तीनों क्वेश्चन को जरा ठीक करके देखने की कोशिश करो पहले फटाफट से। और ठीक होना हो पढ़ के ही देख लो मेरे भाई, पढ़ ही लोगे तो भी ऐसा कह दो कि मुझे उसमें भी यकीन हो जाएगा कि आपने पढ़कर देख लिया है। शाबाश। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो सवाल हमारे सामने लिखा आई एम मोर अटेंटिव देन हिम। आप कहेंगे सर आई सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमें करना है तो हिम नहीं, यहाँ ही के साथ इस लिख देंगे भाई। ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री का परिवार हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। रवि केस बेटा थोड़े दिन अपने हाथ से भी लिख लोगे तो कोई आफत थोड़ी हो जाएगी भाई। कमाल ही कर दिया आपने तो भाई। कुछ भी नहीं लिखना चाहते बेटा, आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, नोट्स अपने हाथ से लिख लो भाई। अगर नहीं है तो कुछ क्या होगा बेटा। अब यहाँ इस सवाल को देखो क्या लिखा, माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू। अब अगर इस लिखे वाक्य की हिंदी हम समझने की कोशिश करें तो मीनिंग समझ में आता है मेरी गाय तुमसे ज्यादा दूध देती है। कई वाक्य सही होगा कि मेरी गाय तुमसे ज्यादा दूध देती है। आपको नॉनसेंस हो जाएगा सर। यहाँ पर ये लिखा हुआ माई काउ अपने आप में पॉजेसिव केस है ना। पॉजेसिव केस का हम कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से नहीं कर सकते सर, नॉनसेंस हो जाएगा, पूरी तरह से नॉनसेंस हो जाएगा, पूरी तरह से मीनिंग नॉनसेंस होगा कि मेरी गाय तुमसे ज्यादा दूध देती है। आपको नहीं सर, सब्जेक्टिव केस की जगह हमें यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस में हम लोगों को समझ आया कि मैं अगर यहाँ पर देन के बाद योर काउ लिख दूं तो ये भी अपने आप में गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को रिपीट करना गलत होगा। मैं अगर ये कहूं माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन योर काउ तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग नॉनसेंस होगा कि मेरी गाय तुम्हारी गाय से ज्यादा, नॉनसेंस होगा। एक ही सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करना, तो ये भी अपने आप में गलत होगा। अब इस गलती को सुधारने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? योर के साथ हम लोगों ने क्या लिख दिया? बिना नाउन के पॉजेसिव केस योर्स। अब देखो यहाँ पर एक नॉनसेंस हो गया भाई। क्या नॉनसेंस हो गया? मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है। मैंने बोला फिर से ध्यान से समझना, मैंने आपको ये कहा कि मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है, तो आप इस पर भी मीनिंग उठा दोगे, सवाल उठा दोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारी? तुम्हारी गाय, भैंस, बकरी, क्या कहना चाहते हो सर? तो इसका मतलब हमें यहां पर पॉइंट आउट करना होगा सामने वाले के लिए ये तो पॉजेसिव केस है, लेकिन इस पॉजेसिव केस से पहले ऑफ हमने लगाया और एक डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने क्या लगाया? दैट एक डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है भाई, और ये पॉइंट आउट कर रहा है सामने वाले के पोजीशन में किसकी तरफ? काउ की तरफ। किसकी तरफ? काउ की तरफ। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी गाय तुम्हारे बहुत सारे पोजीशन में से जो गाय है उससे ज्यादा दूध देती है। समझिए भाई, हाँ कि ना? तो पॉजेसिव केस को बताने का तरीका समझिएगा भाई। पॉसेसिव केस को बताने का तरीका समझिएगा भाई। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, हमारे सामने अगला सवाल लिखा है दोस्त, क्या लिखा है? योर जीन्स। आप कहेंगे सर योर जीन्स पॉसेसिव केस हो गया, है ना। यहां मोर कंफर्टेबल कंपैरेटिव डिग्री हो गया, सर आपकी जीन्स ज्यादा कंफर्टेबल है नैना से। आपको सर नॉनसेंस कंपैरिजन है, आपकी जीन्स ज्यादा कंफर्टेबल है नैना से, सर नॉनसेंस कंपैरिजन होगा। हमें कहना होगा जो जीन्स नैना के पास है उससे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया भाई? इसका मतलब खाली नैना का प्रयोग तो यहां इस वाक्य में नहीं होना चाहिए। हमें क्या कहना होगा? पहले तो नैना का हमें पॉसेसिव केस बनाना पड़ा, ये क्या हो गया बेटा? पॉसेसिव केस हो गया, है ना। अब इस पॉसेसिव केस से पहले हमें ऑफ लगाकर डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा, और डिमोंस्ट्रेटिव जीन्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमें क्या लिखना होगा? दोज लिखना होगा भाई। ये दोज की वजह से हम नैना की जीन्स पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है भाई, बात कुछ समझ में आ रही है भाई? आखिरी दोनों सेंटेंस को लेकर एक बार कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, समझ आएगी बेटा बात आपको फिर अच्छे से। अगर हम पॉसेसिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम पॉसेसिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सर कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बात, अगर ये हमारे सामने सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से हम क्या लगा देंगे भाई? दैट ऑफ पॉसेसिव केस। और अगर ये हमारे सामने क्या है भाई? प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से हम दैट नहीं क्या लगा देंगे? दोज ऑफ, और पॉसेसिव केस के बाद लिख देंगे भाई। ठीक है भाई, पॉसेसिव केस को लिखने के दो तरीके दोस्तों। एक तरीका हमारे सामने क्या है कि भाई जो भी हमारे सामने नाउन है अपोस्ट्रोफी उसके साथ लगा दिया जाए, या फिर हम लोग पॉसेसिव केस कौन सा लिखते हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स का यूज नहीं करते हैं, देयर्स। ठीक है भाई, करेक्ट है? ठीक है दोस्त, यहां तक की बात करेक्ट हो गया बेटा। थैंक यू लकी चौधरी भाई, थैंक यू भरत यादव भाई। बात कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। चलो एक सवाल मैं यहीं पर आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये अब जो ना जो आप पढ़ रहे हो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला एरिया है। ये मत कह देना कि सर एडजेक्टिव तो बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? ये सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत कहना कि बहुत मुश्किल है, अरे यार कुछ पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे लोगे भाई? अगर आपको टॉप 100 रैंक में आना है तो आपको ध्यान देना होगा। और अगर सिंपल आपने ये है कि हमें तो फॉर्मेलिटी करनी है पेपर देने की, तो सर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो यही सवाल पूछेगा सर आपने पीडीएफ नहीं डाली, नोट्स नहीं बना पाया मैं, तो फिर तो आपकी चॉइस है बेटा, फिर थोड़ी आपको कोई समझा सकता है। समझ रहे? ठीक है भाई, एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, उसको ठीक करके दिखाइए फटाफट से।
आप कहेंगे सर जी यहाँ तो सवाल है प्यारा सा, माई हाउस पजेसिव केस है, ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री को मदद कर रहा है। अगली क्लास में तोड़ेंगे ये कैसे मदद करता है। पजेसिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से गलत होगा, हमें पहले पजेसिव केस बनाना होगा। बना दिया भाई। अब हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, ऑफ लगाकर, सिंगुलर है ना भाई, तो सिंगुलर की वजह से हमें यहाँ दैट लगाना पड़ा। खत्म, ठीक है, खत्म है ना भाई। ठीक है बेटा, तो घर पर पहले इस कहानी को रिवाइज कीजिएगा, पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना ही बंदोबस्त है हमारी तरफ से। अगली क्लास में फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गया, सेकंड टाइम में लब हो गया, टाटा टाटा टाटा। पढ़ के आइएगा दोस्तों, ठीक है बच्चा पार्टी। और बच्चे बहाने बनाने छोड़ दो, इन बहानों से काम नहीं चलेगा। सर हमको ना समझ कम आ रहा है, सर हम पढ़ नहीं पाए, क्या करेंगे सर, हमारी पड़ोसन बात नहीं कर रही, मन नहीं लग रहा है सर, शिवराज का बीवी भाग गया, क्या करे, समझ रहे बेटा। हाँ, तो बेटा आदत सुधार लीजिए, ठीक है। अब वो नहीं चलेंगे बहाने, ठीक है ना। नाउन प्रोनाउन के बाद धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है। एडजेक्टिव देखो कितना प्यारा टॉपिक आ रहा है, फिर आप आगे पढ़ोगे, एडवर्ब धीरे धीरे लेवल ऊंचा उठेगा, आपको फील होगा यार हमें कुछ आता है, समझ रहे। आप लोकल हल्के फुल्के बच्चे जो पढ़ के काम चला लेते हैं ना, आप उनसे अच्छा फील करना शुरू करोगे, यार मेरे को पढ़ा, यार मेरे को अच्छे से आता है। मुलाकात करते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।